हेलो बच्चों, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का आज चैप्टर 2 है। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरा कंप्लीट, ठीक, वीडियो अपलोड है। और दूसरा चैप्टर है इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में, मीन्स हमको क्या पढ़नी, फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो उसके लिए हमको फार्माकोलॉजी और फिर उसकी थेरेपी, दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो भाई क्या नाम है इसका चैप्टर का? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे किससे मिलकर बना है? कार्डियो से मतलब भाई सीधे सीधे हार्ट हो गया। वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल एंड ब्लड, ठीक। और सिस्टम इसी का जो इनसे मिलकर पूरा बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम, ठीक। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करने से पहले हमको थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी किसके? कार्डियो के बारे में, मीन्स हार्ट के बारे में। तो अगर हम हार्ट के बारे में जाने तो थोड़ा सा फिगर बनाएं, राइट, ऐसे थोड़ा सा देख लो कुछ इस तरह का। चूँकि एचएपी में मैंने खुद पढ़ाया है इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा एक आइडिया लेना ज़रूरी है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से कुछ समथिंग लाइक दिस। क्या क्या बोलोगे इसको? राइट ऑरिकल, इसको लेफ्ट ऑरिकल, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो इधर क्या रहता है भाई? इधर रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरफ क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी चीज़ क्लियर? तो दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो वॉल्व रहती है कैसी रहती है? ट्राइकस्पिड। इधर क्या रहती है? बाइकस्पिड, ठीक। ट्राइकस्पिड मीन्स 3 कस्प, जैसे मर्सिडीज़ का सिंबल देखा है उस तरह का, मतलब 3 कस्प लगे हैं। इधर बाइकस्पिड, बाइकस्प इसको और क्या बोलते हैं? माइट्रल वॉल्व। मेन भाई पल्मोनरी, इधर से क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेती है, कहाँ पे जाती है? लंग्स के पास। यहाँ पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है और लंग्स से फिर कहाँ पे? इधर आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। कौन लेके आता है इधर से? ये, और क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा? ये आता है इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन है और यही एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी है, यही एक ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखो, फिगर मैंने हाइपोथेटिकली बनाया है, अदरवाइज़ ये इधर से आता और ये एओर्टा इधर जाता, फिर इधर से क्या होगा? एओर्टा क्या करेगा? ब्लड की सप्लाई करेगा, पंप करेगा ब्लड पूरी, कहाँ पे? पूरी बॉडी में, ठीक। तो ये अच्छा, ये जो बना हुआ है आपका हार्ट किससे बना हुआ है? मायोकार्डियल मसल से मिलकर बना है। कैसा है? मायोकार्डियल मसल से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो ये सारी मसल्स जो है हेल्प करती हैं इसको पंप करने के लिए। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो उसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के थ्रू इसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ है। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ अपने। पहला है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब टेंशन। किसकी टेंशन ज़्यादा? दिमाग की टेंशन ज़्यादा। क्या हाइपरटेंशन से क्या? टेंशन मतलब तनाव। तो तनाव किसका? हम बात किसकी कर रहे हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ ए काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मतलब भाई ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? आप गाड़ी बुक करोगे, गाड़ी बुक करके कहीं दूसरी जगह पे जाओगे, फिर वहाँ से
गाड़ी बुक करोगे दूसरी जगह जाओगे, तीसरी जगह जाओगे। तो हमारी बॉडी में कुछ भी इधर से उधर अगर जाएगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है? ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में। चाहे कुछ अच्छी चीज़ ले जाना हो किसी सेल के पास, किसी टिश्यू के पास, किसी ऑर्गन के पास, या वहाँ से कोई ख़राब वेस्ट मटेरियल लेके आना हो, तो ये सब कुछ भाई सेल नहीं लेने आते। भाई सेल के पास क्या है, कोई हाथ पैर नहीं लगेगी, सेल जाएगी, हाँ यहाँ पे भाई कूड़ा घर है नगर पालिका का, यहाँ पे डाल दें। जहाँ जहाँ एडवांस सिटीज़ है देखो घरों में कूड़ा निकलता है, लोग भर के रखे रहते हैं। सुबह सुबह नगर पालिका की जब गाड़ी आती है, सिटी में जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसके बॉक्स में जाके वो कूड़ा डिस्पोज कर देते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन, भाई ऑक्सीजन आया, न्यूट्रिएंट्स आए, सेल ने क्या किया, मेटाबॉलिज्म हुआ सेल के अंदर, फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन हुआ, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या वेस्ट है सेल के लिए, कोई इस्तेमाल नहीं, उसने इकट्ठा करके रखा। बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बने, उसने इकट्ठा करके रखा। फिर उसके बाद क्या करेगा, ब्लड जब आएगा तो ब्लड में डाल देगी, फिर भाई ले जाओ इसका काम ख़त्म, अब नहीं चाहिए हमको। जो अच्छी चीज़ें वो रख लेता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कौन चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कौन करता है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट कौन से, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। हार्ट मेन हमारा पंपिंग सिस्टम है। ब्लड वेसल्स वो रास्ते हैं, वो रोड है, जिन रोड्स पे होके गाड़ी जाएगी नगर पालिका की। नगर पालिका की गाड़ी कौन सी है, ब्लड। ठीक, तो हार्ट क्या है, एक्ट करता है एक तरह से पंपिंग सिस्टम। इसका काम क्या है, ब्लड वेसल एक्ट लाइक डिलीवरी रूट। मैंने क्या बताया, जैसे रास्ते हैं, डिलीवरी रूट जिन रास्तों से होके जाएगा। ब्लड कैसे, एक्ट एज अ फ्लूइड विच कंटेन्स ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट, जो भी आपने खाया, जो एब्जॉर्व किया, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बहुत सारे विटामिन्स होंगे, है ना, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ होगा ब्लड के अंदर, जो कुछ भी पहुंचने वाला है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स होंगे, राइट। तो ये सब सेल्स तक पहुंचाने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ब्लड की होती है। तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन क्या एक कंडीशन है जिसमें क्या करता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है किस पे, अगेंस्ट द आर्टरी। भाई ये आर्टरी है, इसमें जब ब्लड जा रहा है, ब्लड जाएगा, मान लिया कोई पाइप है, ब्लड जा रहा है, आराम से जाएगा, ठीक, आराम से गया। अब जैसे सपोज करो पाइप से पानी कहीं पे आप स्प्रेड कर रहे हो, आगे की, या गाड़ी धो रहे हो, बाइक धो रहे हो, कार धो रहे हो, आगे की पाइप को हल्का सा पतला कर लो, दबा दो, तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स से पानी निकलना शुरू होगा कि नहीं, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। जो पानी थोड़ी दूर तक जा रहा था वो पानी तेज जाएगा, प्रेशर के साथ जाएगा। तो क्या हुआ, पानी का प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने पाइप को नैरो कर दिया। सेम यही फंडा है हाइपरटेंशन के केस में, ठीक। तो समझते हैं, हाँ, हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। आर्टरी वॉल, भाई पाइप है, पाइप को आप अगर नैरो कर दोगे तो क्या होगा, पानी फोर्स से क्यों जा रहा है, ये पानी क्या है, किस पे जोर लगा रहा है, दीवार पे, जो पाइप की वॉल है उस पर जोर लगा रहा है ना, जोर लगा के तभी तो आगे जा रहा है, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कितना, 140 का है। वैसे तो नॉर्मल केस में सिस्टोलिक प्रेशर की बात की जाए ये रहता है 120, और डायस्टोलिक प्रेशर की बात की जाए ये रहता है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये नॉर्मल केस है। तो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए कितना, 140 mm Hg, मीन्स 120 से बढ़ के 140 या इससे ज़्यादा निकल जाए। और डायस्टोलिक प्रेशर जो नॉर्मल 80 रहता है, ये 90 या 90 से कहीं ज़्यादा हो जाए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। इन हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर ऑफ द आर्टरी इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। परसिस्टेंटली एलिवेटेड मतलब ऐसा नहीं है कि बढ़ा और घट गया, ये सस्टेन रहेगा काफ़ी देर तक। मीन्स हाइपरटेंशन होता है तो फिर हाइपरटेंशन है, ये नहीं कि एकदम से हाँ भाई बलून फुलाया और फूट गया, इस तरह से नहीं। मीन्स सस्टेन करना चाहिए कुछ देर तक, तभी उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। अचानक गुस्सा आ गई, गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ गया और फिर नॉर्मल हो गए, उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। अक्सर नॉर्मली आपका प्रेशर, ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तभी बोलते हैं। 140 और 80 के ऊपर रहता है
आर्टरी के अगेंस्ट में ब्लड का प्रेशर। भाई क्या है, जो दीवारें हैं आर्टरी की उन्हीं पे तो ब्लड का प्रेशर लगा रहा है, तो आर्टरी पे ही तो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं। भाई ब्लड प्रेशर कहीं भी मेजर करने की बात आए किस पे करेंगे, आर्टरी पे करेंगे, क्योंकि फोर्स के साथ जा रहा है, राइट। तो ब्लड प्रेशर बीपी, फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अगेंस्ट में जो ब्लड को पुश कर रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आर्टरी व्हेन हार्ट बीट्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और प्रेशर से ब्लड भेजता है। कहाँ भेजता है, ऑल ओवर द बॉडी, मीन्स एओर्टा में। मतलब किस तरफ का काम चल रहा है, देखो हमने शुरुआत में ही बताया था, क्या बताया, जब लेफ्ट साइड ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट साइड से एओर्टा ब्लड पूरी बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी फेंकता है ना, तो ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। इसीलिए सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120, सिस्टोलिक प्रेशर 120। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया पूरे हार्ट को और ताकत के साथ किया, तो लेफ्ट साइड का ज़्यादा काम किया। इसीलिए हाइपरटेंशन में जब अटैक वगैरह आता है तो कैसा है, याद रहे कि लेफ्ट साइड ज़्यादा अटैक करता है। क्यों, क्योंकि उसको फोर्स ज़्यादा पड़ रहा है, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, राइट। देखो अभी बताते हैं पूरा फंडा। हाँ भाई, तो 120 से ज़्यादा या किलो पास्कल में लो तो 16 किलो पास्कल। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, ये हार्ट की रेस्ट कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि सारे के सारे जो वॉल्व हैं वो खुल जाते हैं और ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल में आता है। मींस रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg, अगर किलो पास्कल में ले तो 11 किलो पास्कल। बात समझे। तो बीपी क्या बोल सकते हैं, 120 mmHg, किलो पास्कल में लो तो अगर 16/11 किलो पास्कल, राइट। तो ये है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में देखो फिगर में देख लो आप, डायस्टोलिक मतलब रेस्ट कंडीशन। ये क्या है, डायस्टोलिक। रेस्ट कंडीशन में देखो सारी वॉल्व खुली हुई हैं, ये वॉल्व जो है ओपन है और ब्लड क्या हो रहा है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक, रेस्ट कंडीशन। और इस कंडीशन में क्या होता है, सिस्टोलिक कंडीशन में ये जो हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ब्लड का फ्लो किस तरफ है, एओर्टा की तरफ। एओर्टा से ब्लड जाएगा बाहर ऑल ओवर द बॉडी, ठीक। तो ऑल ओवर द बॉडी जाएगा। और दूसरा अगर हम इधर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में किधर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। मीन्स हार्ट के अंदर से ब्लड निकलेगा। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के लंग्स में जाएगा। राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर द बॉडी जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक कंडीशन, ठीक। तो इसका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि पूरी बॉडी में भेजना रहता है और ये रेस्ट कंडीशन है, ओके, ठीक है भाई। अब इटियोपैथोजेनेसिस की बात कर ले हम। तो इटियोपैथोजेनेसिस क्या होती है, इसमें डिजीज़ का कॉज के बारे में, कि बेसिकली डिजीज़ क्यों हुई है उस कॉज के बारे में और क्यों डेवलप हो रही है, इस डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो उसके पहले देखो भाई क्या है इटियोपैथोलॉजी में, इटियोपैथोजेनेसिस में टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, दो तरह के हाइपरटेंशन होते हैं। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। बहुत सारी बुक्स मैंने देखी हैं जहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, ठीक, प्राइमरी को सेकेंडरी दिया है, सेकेंडरी को प्राइमरी दिया है, कंफ्यूज मत होना। दूसरा जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसको बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। कैसा, इसेंशियल हाइपरटेंशन, और ये सबसे ज़्यादा होता है, 90 से 95% लोगों में ये होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5 से 10% लोगों में। कुछ किताबों में क्या है, उल्टा दिया है कि सेकेंडरी ज़्यादा लोगों में होता है, प्राइमरी कम लोगों में होता है। तो कंफ्यूज मत होना। इसलिए जो मुझे मिला ऑब्जर्वेशन में कि ये प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या किताब में देख लिया फिर कमेंट करना शुरू कर देते हो। तो कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, अननोन होता है, क्यों हो रहा है नहीं पता। क्यों हो रहा है भाई, आप नॉर्मली क्या है, खा पी रहे हो अच्छा खासा, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अचानक हाइपरटेंशन हो गया। अब डायग्नोसिस के लिए भाई आपको नहीं पता है क्यों हो गया ये, ठीक। तो उसके लिए जब आप जाओगे तो ये रीज़न अननोन है, तो डॉक्टर्स के पास जाओगे तो क्या करेगा, आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछेगा। कोई जेनेटिक, किसी को फादर मदर है ना, ग्रैंडफादर किसी को तो नहीं है, फिर फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं है। भैया अगर कोई रीज़न नोन नहीं है, रीज़न नोन है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, नहीं रीज़न नोन है तो
फिर पास्ट में फैमिली बैकग्राउंड देखा जाएगा। ओके, लाइफ स्टाइल की बात करें, लाइफ स्टाइल भी एक रीज़न हो सकता है। क्या हो सकता है? इनएक्टिविटी, लेजी, पड़े रहो बिस्तर पे, स्ट्रेस, बहुत टेंशन लेना, ओबेसिटी हो जाना, तंबाकू है ना, टोबैको, खैनी, क्या, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स हैं, रोज़ शाम को जाना स्ट्रीट फूड पे, बर्गर और पिज्ज़ा, मोमोज, नूडल्स, राइट। तो ये सब खाना, ये रीज़न होते का है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के में भी हो सकते हैं। एज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। दूसरा, मेटाबॉलिक डिजीज़, सही से डाइजेशन ना होना, ये भी एक रीज़न है। ठीक, क्यों है वो हम भी अभी आगे बात करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंडरी पे आते हैं। सेकेंडरी के कॉज जो है वो नोन होते हैं। नोन कैसे? किसी को थायराइड की बीमारी है तो हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक, बर्थ से अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी ब्लड वेसल में अगर कोई डिफेक्ट है ना, एड्रिनल ग्लैंड में अगर, भाई जाहिर सी बात है एड्रेनलिन जब सिक्रीट होता है तो क्या होता है? हाइपरटेंशन हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है एड्रेनलिन से। तो वहाँ पे अगर किसी तरह का कोई डिफेक्ट है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एओर्टा, भाई हार्ट था, एओर्टा क्या करता है? ऑल ओवर द बॉडी को पंप करता है। अगर उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, किसी भी तरह से उसमें साइड्स में डिपोजिशन हो गया या नैरोइंग ऑफ द एओर्टा हो गया, तो क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगेगा, राइट। तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है। प्रेगनेंसी के केस में, जिसको क्या बोलते हैं? प्री इक्लैम्सिया बोलते हैं किसको? प्रेगनेंसी के केस में हाइपरटेंशन हो जाना। दूसरा, मेडिकेशन की बात करें, मेडिकेशन भी एक रीज़न हो सकता है, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना, ओटीसी मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन मीन्स प्रिस्क्राइब ना करा के ऐसे ही लगातार, जैसे कोकेन है, एम्फेटामिन है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो कुछ ये रीजन्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के। प्राइमरी में अननोन रीजन्स हैं, सेकेंडरी में नोन रीजन्स हैं। क्या हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो इसको बोलते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। ओके, क्यों होती है? अगर मैकेनिज्म, सिंपल सी बात है, अगर हम थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करें, रीज़न बहुत सारे हैं। एक रीज़न ये भी है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो हमने फैक्टर्स देखे उससे क्या होगा? आर्टेरियोलर बेड में चेंज आया। आर्टेरियोलर बेड में चेंज कैसे आएगा भाई? मान लिया ये क्या है? आर्टरी है, ठीक, आर्टरी है। ओके, अब आर्टरी में क्या हो गया? डिपोजिशन हो गया। क्या हुआ? डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से नैरोइंग हो गई आर्टरी आपकी। जब नैरोइंग हो जाएगी तो प्रेशर पड़ने लगेगा। प्रेशर पड़ेगा, अल्टीमेटली होगा क्या? यहाँ पे आर्टरी में ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, कम ब्लड आगे तक जाएगा। जब ब्लड कम हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड कम हो जाएगा, उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए हार्ट रेट, भाई हार्ट का क्या काम? हो तो होम्योस्टेसिस मेंटेन रखेगा और तेज मेहनत करेगा। नहीं भाई, हम तो पूरा ब्लड पहुंचा के रहेंगे, बार बार ब्लड लेके जाएगा, ठीक, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक, इंक्रीज बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हार्ट रेट मीन्स ब्लड अगर आगे कम जा रहा है, ब्लड, भाई यही नैरोइंग और ज़्यादा हो जाए, प्रेशर आप चाहे जितना लगा दो फिर भी उतना ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन। अगर ऐसा हुआ तो एक ऑर्गन है हमारा किडनी। क्या होता है? किडनी में क्या होता है? ये होता है बोमेन कैप्सूल, ठीक। बोमेन कैप्सूल में ये एफरेंट आर्टरी है और ये इफरेंट है। जाने वाले को इफरेंट और आने वाले को एफरेंट बोलते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है? ग्लोमेरुलर का जाल है, मीन्स छन्नी लगी हुई है। यहाँ से छन के इधर आता है, किसकी वजह से? इधर का जो है आर्टरी वाइड रहती है और जाने वाली आर्टरी कम रहती है, तो जिसकी वजह से क्या है? यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। मैंने लास्ट ईयर आप लोगों ने जब पढ़ा होगा किडनी नेफ्रॉन में, यही सेम मैकेनिज्म मैंने वहाँ समझाया है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब देखो, अगर ब्लड फ्लो कम हो गया, क्या हो गया? अगर ब्लड फ्लो कम हो गया तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा, चीज़ें फिल्टर नहीं हो पाएंगी, ठीक। जब चीज़ें फिल्टर नहीं हो पाएंगी तो इसी के बगल में एक क्या रहता है? ये फिगर पूरा आके DCT में रहता है मैक्यूला डेंसा, है ना। मैकेनिज्म मैंने वहाँ समझाया है, किसी को डाउट हो तो एक्सप्लेन करूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे से देख लेना। तो मैक्यूला डेंसा क्या सेंस कर लेता है कि ब्लड का वॉल्यूम कम मिल पा रहा है, मीन्स वहाँ पे सॉल्ट से चलता है वो,
किससे चलता है? सॉल्ट से। जब फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो फिल्टर होके आएगा ये लूप ऑफ हेनले से होते हुए डीसीटी, डीसीटी में क्या है? मैकुला डेंसा है। सारा का सारा सॉल्ट यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। भाई धीरे 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 करके आ रहा है, सब एब्जॉर्ब कर लेगा, डीसीटी तक पहुंचेगा नहीं। और डीसीटी को आदत पड़ी है सॉल्टी खाना खाने की, तो वहां तक सॉल्ट नहीं पहुंचेगा, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। वो तुरंत जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ पे? यहीं पे रहती हैं, ग्लोमेरुलस में कौन से रहती हैं? जेजी सेल्स। ये सिक्रीट कर देती हैं रेनिन, और रेनिन क्या एक्टिवेट करेगा? रास सिस्टम को, जिसको क्या बोलते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक, क्या बोलते हैं? रास सिस्टम बोलते हैं। इसको एक्टिवेट कर देगा। तो क्या होता है भाई रास सिस्टम? ध्यान से देखो, हाँ ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में क्या हुआ? इधर से ब्लड आया, तो जब रेनिन सिक्रीट होके ब्लड में आ गया, रेनिन सिक्रीट होके ब्लड में आ गया, तो रेनिन ब्लड में प्रोटीन होती है, कौन सी होती है हमारी? बताओ भाई, कौन सी प्रोटीन होती है ब्लड में? जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। रेनिन इसमें होती है ब्लड प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोबुलिन। तो रेनिन क्या करता है? रेनिन ग्लोबुलिन के साथ बाइंड कर जाता है। किसके साथ? ग्लोबुलिन के साथ बाइंड कर जाता है। इधर मिलता है इसको लीवर। लीवर क्या दे देता है? लीवर देता है एंजियोटेंसिनोजन। ये देखो, ये रहता है इनएक्टिव। कि एक सेकंड कलर चेंज कर लें तो थोड़ा मजा आएगा। हाँ भाई, क्या है? एंजियोटेंसिनोजन। कहाँ से? लीवर से। लीवर दे देता है एंजियोटेंसिनोजन, जो रहता है कैसा? इनएक्टिव। ठीक, कैसा रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब कुंभकर्ण है, सो रहा है। अब इसको जगाना है अगर, तो जगाने के लिए क्या करोगे? ये जो रेनिन है, ये रेनिन इसको जगाता है, और जगा के क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया, अभी भी काम नहीं चला। और आगे क्या है? इधर रहता है लंग्स। क्या रहता है? लंग्स। लंग्स दे देता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन है, यहाँ पे देखो भाई ये रेनिन है। रेनिन क्या करेगा? रेनिन तो चलो भाई इसको एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया उसने। ठीक, एस क्या कहाँ से आया? लंग्स से आया। लंग्स ने दिया एस, वो क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन 2 को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा। अब एंजियोटेंसिनोजन 2 अगर एक्टिवेट हो गया तो फिर ये क्या काम करेगा? ये करता है, क्या काम करेगा? आर्टरीज को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगा। इंक्रीज द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। यानी एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन की बात अगर हम करें तो क्या है ये? एड्रिनल कॉर्टेक्स, मीन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स को जब एक्टिवेट करेगा ये एंजियोटेंसिनोजन, ये क्या करेगा? देखो 3 तरह से काम करता है। एक तो हो गया एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, यहाँ से सिक्रीट करेगा ये एल्डोस्टेरोन को। किसको? एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन क्या है? याद रहे, ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ से? डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से। ये भी कहाँ पे पढ़ने में मिलेगा आपको? जहाँ हमने पढ़ाया था रास सिस्टम, एक सेपरेट वीडियो है रास सिस्टम का, उसको देख लेना। हो सकता है, हो सकेगा तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा। यही सेम चीज़ वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। जैसे ही एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा तो ये क्या करता है? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। कहाँ पे? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। नॉर्मल केस में डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, कंडीशनल होता है। वो कंडीशन कौन सी होती है? जब ब्लड वॉल्यूम कम पड़ जाए, सोडियम कम पड़ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? यही एक काम करता है। फिर और क्या करता है? पीसीटी, एंजियोटेंसिनोजन, और क्या करेगा? पीसीटी में वाटर और सोडियम का रिटेंशन बढ़ा देगा। मीन्स वहाँ से ज़्यादा आगे पास आउट नहीं होने पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम, भाई वाटर मिल गया तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारी मेन जो प्रॉब्लम है तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या? पेरिफेरल रेजिस्टेंस, भाई प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगेगा ना, और जब प्रेशर पड़ने लगेगा तो क्या होगा? बीपी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बीपी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा? हार्ट रेट ज़्यादा तेज काम करने लगेगा, और फाइनली यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से बीपी, हाइपरटेंशन इस तरह होता है, ये रीज़न है, इस तरह से हाइपरटेंशन होता है। ठीक,
फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें हम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? हेडेक होने लगता है, ब्रीदिंग ट्रबल होने लगती है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, डिजीनेस, विजुअल प्रॉब्लम्स, चेस्ट पेन, फ्लशिंग, वोमिट वगैरह होने लगती है ना। पिक्चराइजेशन मैंने इसलिए बना रखा है कि पिक्चर फॉर्म में आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, फेंटिंग, देखो चक्कर आ रहा बच्चे को, क्या है? बच्चे को चक्कर आ रहा, डिजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, थकान से लगने लगती है, लो ब्लड प्रेशर, राइट। तो बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें, अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? तो नॉन फार्माकोलॉजिकली, अभी यहाँ पे दवा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अभी हम नॉन फार्माकोलॉजिकली क्या करोगे भाई? चेंजेस इन लाइफ स्टाइल में चेंज करो। क्या करोगे? डाइट रिच इन वेजिटेबल एंड फ्रूट, जहाँ पिज्ज़ा बर्गर खा रहे थे तो उसकी जगह पे क्या खाओगे? रिच वेजिटेबल्स, है ना। अच्छी डाइट लेना शुरू करोगे। और सोडियम इंटेक क्या करोगे? कम कर दोगे। कितना? लेस देन 2400 mg पर डे, जो रिक्वायरमेंट है उससे कम। ठीक। दूसरा, एक्सरसाइज शुरू कर दोगे। एक्सरसाइज एटलीस्ट वीक में 4 दिन मिनिमम की कंडीशन है, वीक में 4 दिन। और वेट अगर ज़्यादा है तो वेट लॉस, तंबाकू खाते हो तो बंद कर दो, अल्कोहल पीते हो तो कम कर दो, है। सेल्फ मेजर ब्लड प्रेशर मेजर करने लगो, अपना देखने लगो, मॉनिटरिंग करने लगो। देखो पिक्चराइजेशन में भी दिया है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो भाई। ओबेसिटी, खाना कम करो, है। मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन वाली, सुट्टा जो लगाते हो सुट्टा लगाना बंद कर दो। न्यूट्रिशन रिच लेना शुरू कर दो। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल है। अब देखो एक बार बीपी का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखें। नॉर्मल केस में क्या है? लेस देन 120, लेस देन 80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल। एलिवेटेड केस में 120 से 129, लेस देन 80 चलेगा। ठीक, ये एलिवेटेड बोलते हैं कि हार्ट मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब स्टेज 1 पे आते हैं, यहाँ से हाइपरटेंशन की शुरुआत होती है, जहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर 130 से 139 है। कितना? 130 से 139 है। वहीं पे डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 89 है। डायस्टोलिक प्रेशर 80 से कितना है? 89। इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन की स्टेज 1। यहाँ पे ठीक है, हाइपरटेंशन की स्टेज 1 हो गई। यहाँ पे बढ़ा हुआ है, दूसरी स्टेज में बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन नहीं है। कभी कभी क्या है भाई, बढ़ गया किसी भी रीजन से, अचानक से स्ट्रेस आ गया, कुछ भी हो गया तो बढ़ गया। फिर सेकंड की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर की सेकंड स्टेज कब आती है? जब सिस्टोलिक प्रेशर 140 या इससे ज़्यादा और डायस्टोलिक प्रेशर 90 या इससे ज़्यादा। ये तीसरी स्टेज है। ठीक, दूसरी स्टेज है, जो कि अब परमानेंट ब्लड प्रेशर हो गया, मीन्स हाइपरटेंशन हो गया। अब तीसरी कंडीशन की बात करें, जो क्राइसिस मीन्स अब प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाना है। तीसरी स्टेज में 180 से ज़्यादा हाइपरटेंशन में क्या होगा? हायर देन 180 और हायर देन 120 क्या होगा? डायस्टोलिक होगा। सिस्टोलिक कितना? 180। कहाँ 120 होना चाहिए? हो गया कितना? 180। डायस्टोलिक कहाँ पे 80 होना चाहिए? हो गया कितना? 120। मतलब बेटा अब डॉक्टर के पास पहुँच जाओ, नहीं तो निकल लोगे, है ना। तो ये एक ब्लड प्रेशर का क्राइटेरिया है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब डॉक्टर क्या करेगा? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेगा। कैसे करेगा? डायूरेटिक्स देगा, फ्यूरोसेमाइड देगा। भाई डायूरेटिक्स किसके लिए? डायूरेटिक्स का क्या काम होता है? मेन शरीर के भाई यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाना। डायूरेसिस मतलब यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा बनाना। अब यूरिन ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा भाई? हाइपरटेंशन कम होता है। जब ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, भाई प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा। प्रेशर ज़्यादा कब पड़ेगा? जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ज़्यादा काम लोगे आप, है ना। तो क्या करेगा वो? यूरिन बाहर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन निकाल देगा। बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलोल, टिमोलोल, एएस इनहिबिटर्स, लंग्स वाले, एंजियोटेंसिनोजन वाले, ठीक है, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। कौन? कैप्टोप्रिल और इनेलाप्रिल। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या क्या काम कर रहा था? एल्डोस्टेरोन कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, एड्रिनल ग्लैंड से। तो ये सारे काम कर रहा जिससे बीपी बढ़ रहा था। तो एक काम करो, एंजियोटेंसिन नोजन 2 का जो रिसेप्टर है उन्हीं को ब्लॉक कर दो। कैसे ब्लॉक करोगे? एजिल सैटन और कंडेंसैटन, जो सैटन टैबलेट्स हैं वो जाके वहाँ पे पहले ही बाइंड कर जाएंगे, जिससे एंजियोटेंसिनोजन 2 वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। अल्फा ब्लॉकर, ठीक, हार्ट रेट बढ़ने नहीं देगा। टेराजोसिन और प्राजोसिन, कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक, नॉन कार्बिडिलॉल और लेबेटोलॉल।
वैसोडाइलेटर्स मिनॉक्सिडिल और हाइड्रोलाजिन। वैसोडाइलेटर्स क्या करेंगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो वेसल्स को डायलेट कर देंगी, जब डायलेट कर देंगी तो प्रेशर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, ये हुई फार्माकोलॉजिकल किसकी, हाइपरटेंशन की। अब हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस की। किसकी, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस देखो क्या है, ऑक्सीजन का खेल है। ऑक्सीजन डिमांड वर्सेस सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, क्या होता है एंजाइना मतलब पेन। तो एंजाइना इंक्लूड्स द साइन एंड सिम्टम चेस्ट पेन। कौन सा, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट कॉज्ड व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट इनफ ऑक्सीजन। भाई ब्लड में, ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना, सेल्स तक पहुंचाया जाएगा। ठीक, अब हार्ट मसल्स काम कर रही हैं तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट की जो मसल्स हैं उनको भी तो चाहिए, जो आर्टरीज में जो मसल्स हैं, जो कोरोनरी आर्टरी है उनमें जो मसल्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा रही हैं, उनको भी तो ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए। तो जब उनको ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पाएगी तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। जब वो मसल्स फटीग हो जाती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो थकान हो जाएगी, तो क्या होगा, रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलेगा, एंजाइना पेशेंट फील प्रेशर, क्या इस और क्या, स्क्वीजिंग चेस्ट अलॉन्ग विथ फीलिंग डिस्कम्फर्ट, शोल्डर, आर्म्स, नेक, जॉ, बैक, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, पसीना आने लगेगा, शोल्डर्स पे, जाज पे, है ना, और नेक पे, इन पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो होता कैसे है, देखो सप्लाई वर्सेस डिमांड, डिमांड ऑक्सीजन की ज़्यादा है, सप्लाई कम कर पा रहे हो। रीज़न, भाई आप किसी ट्रैक पे गाड़ी चला रहे हो, मस्त हाईवे है फर्स्ट क्लास, ठीक, बढ़िया ड्राइव करोगे 120 140 जो रिक्वायरमेंट है, जितनी जल्दी नॉर्मल स्टैंडर्ड पहुँचते हो आप आराम से पहुँच जाओगे, स्मूथ गाड़ी चल रही। अब उसी रास्ते में ढेर सारे गड्ढे हो जाएं, ढेर सारे ब्लॉकर्स हो जाएं, या कोई पहाड़ लैंडस्लाइड हो जाए, तो क्या आपका रास्ता आसान होगा, नहीं आसान होगा। फिर क्या, अगर कोई अर्जेंसी कंडीशन है वहाँ पे पहुँचने की, तो क्या करोगे आप, पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करोगे, इधर से उधर मेहनत करोगे, हैं, करोगे कि नहीं करोगे मेहनत। ठीक वही काम यहाँ पे है कि जो हार्ट की मसल्स हैं, देखो हार्ट की जो मसल्स हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि हार्ट की मसल्स में कुछ साइड में डिपोजिशन, जो यहाँ पे जो आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरी, यहाँ के साइड्स में कुछ डिपोजिशन हो गया, मीन्स रास्ते में क्या हो गया है, रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं या गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ब्लड स्मूथली फ्लो नहीं कर पा रहा है, उसको जाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक, जब नहीं पहुँच पाएगा सफिशिएंट अमाउंट में तो हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करके पहुँचा दूँ, फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है तो हार्ट तो काम किए जा रहा है, काम करते करते थक जाएगा कि नहीं थक जाएगा। और मसल्स को भाई आपकी गर्दन दबा दी जाए, कहे ना बस थोड़ी सी ऑक्सीजन लो, उसके बाद फिर डुबो दिया, फिर थोड़ी सी ऑक्सीजन लो, तो क्या होगा, थकान सी लगने लगेगी, धीरे धीरे क्या होगा, मसल्स डेड हो जाएंगी। भाई ऑक्सीजन चाहिए ना। तो कुल मिला के इटियोपैथोजेनेसिस की बात करें तो देखो नॉर्मल केस में, इधर देखो ये नॉर्मल केस में ये है भाई, आराम से ब्लड देखो, मस्त जीटी रोड बनी है, मस्त एक्सप्रेसवे है, फर्स्ट क्लास बह रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ आती है, जब आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, जो हमने पहले बताया, मस्त पिज्ज़ा बर्गर मोमोज है ना, ये सब खा रहे हो तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ये देखो प्लेग डिपोजिशन। अब ये प्लेग क्या है, प्लेग की बात करें तो क्या है, कैल्शियम है, फैट डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है ना, ये जितनी भी उल्टी सीधी चीज़ें हैं, फाइब्रिन्स हैं, ब्लड के क्लॉट्स हैं, ये सब डिपॉजिट होते हैं कहाँ पे, आर्टरीज में। अब सोचो यहाँ पे कितना बढ़िया, कितना बड़ा चौड़ा सा रास्ता गया हुआ है, तो वहाँ से गाड़ी जा रही, यहाँ पे प्लेग डिपोजिशन हो गया है। अब देखो ब्लड को जाना है लेकिन रास्ता सकरा हो गया है, अभी भी ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, प्लेग बिल्डअप इन आर्टरी, तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज शुरू होती है। कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी है, जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, ठीक, हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं। अब देखो हार्ट में मेन इंजन पे ही अटैक हो गया, ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको बोलते हैं सीएडी शुरू हो गया। धीरे धीरे फिर भी आप में सुधार नहीं आया, फिर भी सुधार नहीं आया, तो धीरे धीरे करके ये डिपोजिशन बढ़ता चला जाएगा, तो बढ़ने के साथ साथ ये क्या है, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब ब्लड का पहुंचना, अब देखो जो रास्ता इतना था इतना हो गया, फिर भी हम सो रहे हैं, बिंदास सो रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम बढ़ेगी, प्रॉब्लम घटती नहीं, प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ से भी
कब्जा हो गया भाई, उधर भी डिपोजिशन हो गया, अब रास्ता और सकरा हो गया। अब ब्लड का फ्लो बहुत मुश्किल हो रहा है, ब्लड का फ्लो बहुत मुश्किल हो रहा है, ब्लड ज़्यादा नहीं जा पा रहा है। जब ब्लड ज़्यादा नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगा तो सिग्नल लगातार आएगा, हार्ट आपका ज़्यादा तेज काम करना शुरू करेगा, काम करेगा ज़्यादा तेज, और अब क्या है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो फटीग हो जाएंगी, मसल्स थक जाएंगी, और थक जाने के बाद धीरे धीरे करके चेस्ट में पेन डेवलप होगा। जो चेस्ट का पेन है, चेस्ट की मसल्स का जो पेन है, उसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक, यही मैकेनिज्म है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, क्यों होता है एंजाइना, पेन, चेस्ट एंड डिस्कम्फर्ट देन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द स्ट्रेस, स्क्वीजिंग, बर्निंग, शोल्डर पेन, है ना। तो ये सारे रीजंस हैं। अगर एंजाइना हुआ तो स्ट्रेस की वजह से स्क्वीजिंग हो जाएगा, बर्निंग ऑफ चेस्ट जैसे मीन्स जलन सी होने लगेगी, शोल्डर पेन स्टार्ट हो जाएगा। वुमेन्स में अगर फीमेल्स की बात करें, नोजिया, सांस न ले पाना, ब्रीदलेसनेस, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द कई बार, नेक में दर्द, जॉज में दर्द, ठीक, बैक डिस्कम्फर्ट और स्टेबिंग पेन इंस्टेड ऑफ चेस्ट प्रेशर। तो कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हो सकती हैं, जैसे चेस्ट पेन। कार्डियक और नॉन कार्डियक दोनों चीज़ें, कार्डियक में कोरोनरी आर्टरी हो गई और दूसरी का नॉन कोरोनरी आर्टरी। नॉन कोरोनरी आर्टरी में तो भाई आपका क्या है, जो ब्लड को लेके जा रही हैं, ठीक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिससे हो सकता है। नॉन कोरोनरी और भी बहुत सारी, जैसे पल्मोनरी आर्टरी हो गई, पल्मोनरी वेन हो गई, माइट्रल वॉल्व हो गई, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गई, बाइकस्पिड वॉल्व हो गई, सेमीलूनर वॉल्व हो गई। इन सब में अगर प्रॉब्लम हुई तो भी तो सेम चीज़ें हैं भाई, ब्लड बराबर नहीं फ्लो हो पाएगा। ठीक, तो ये रीज़न भी हो सकते हैं। ये नॉन कोरोनरी है। फिर नॉन कार्डियक की बात करें, मीन्स कार्डियक से हटके क्या है, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, जिसको मस्कुलोस्केलेटल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मसल्स जो होती हैं, रिब्स वगैरह की मसल्स, ये सब क्या बहुत सारी जकड़ लेती हैं। कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह। कैसी एक्सरसाइज, कि हाँ भाई, जो आपका रिब्स के अंदर जो लंग्स, दो लंग्स के बीच में नीचे की तरफ हार्ट है तो चिपक न जाए, इसलिए देखो क्या है, यूजुअली क्या करते हैं, जब पूजा करते हैं तो हाथ को ऐसे जोड़ा जाता है, राइट। जोड़ने के साथ कहते हैं पोजीशन क्या होती है, हाथ को ऐसे रखिए, ठीक ऐसे यहाँ पे कहते हैं सूर्य का वो होता है, तो वो सूर्य का होता है, साइंटिफिक रीज़न है, यहाँ पे हार्ट की पोजीशन होती है, हार्ट आपका इसी जगह पे होता है। तो इसको आप अंदर की तरफ दबाइए, कैसे, अंदर की तरफ, और दोनों हाथों को एक दूसरे से ढकेलिए। जब आप ढकेलोगे, ढकेल के देखो, मेरे साथ करके देखो, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, जिससे क्या होगा, जो आपका लंग्स चिपके हुए हैं आपस में, रिब्स जो घुसी हुई है एक दूसरे में, उनमें क्या फैलाव होगा, तो हार्ट क्या है, हेल्दी रहेगा, उसको थोड़ा सा सफोकेशन नहीं फील होगा। नहीं करोगे तो क्या, हार्ट धीरे धीरे करके सफोकेशन फील करने लगेगा। इसीलिए कहते हैं ना, पहले की जो मुद्राएं बनाई गई हैं तो उनके पीछे बड़ा साइंटिफिक रीज़न था। हाथों को सिर्फ ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे करके जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़े, ऐसे जोड़े, ऐसे नहीं करना है, उसको बाकायदे एक दूसरे से, इस हथेली से इस हथेली को ढकेलना है। ठीक, हाथों की पोजीशन ऐसे लेके आनी, ताकि शोल्डर आपके उठे हुए हों, मीन्स हर तरह से ये उठे हुए होंगे, ये नीचे के रिब्स से ऐसे फैलेंगे, मीन्स कुल मिला के जो यहाँ पे हार्ट है उसको स्पेस देना है, चिपक न जाए, ठीक, स्पेस बना रहे, जिससे वो हेल्दी रहे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लंग्स डिजीज़ भी रीज़न हो सकता है, प्लूरल डिजीज़ हो सकता है, गॉल ब्लैडर हो सकता है, बिलरी, मीन्स बॉडी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर हुआ कहीं से भी, तो भी जो है चेस्ट पेन हो सकता है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई तो हमारे हार्ट को ही करनी है। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो भाई फार्माकोलॉजिकल हो गया कि भाई हाँ, मीन्स कार्डियक और नॉन कार्डियक रीजंस हो गए। नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से कभी कभी क्या होता है, लाइफ स्टाइल चेंज हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुट्टा लगा रहे, है ना, डाइटरी मॉडिफिकेशन, इंक्रीज द फिजिकल एक्सरसाइज, और क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी। और कैसे कैसे ठीक कर सकते हो, सुट्टा लगाना कम कर दो, है, डाइटरी मॉडिफिकेशन, पिज्ज़ा बर्गर कम कर दो, फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दो, और मैनेज करने के लिए ओबेसिटी और डायबिटीज़ पे कंट्रोल। तो इससे भी हाइपरटेंशन क्या मैनेज हो जाता है, या हाइपरटेंशन मैनेज होगा तो एंजाइना की प्रॉब्लम। देखो एंजाइना हाइपरटेंशन कोरिलेटेड ही है एक दूसरे से, देखो ध्यान से, अगर समझने की कोशिश करो, हाइपरटेंशन में भी क्या होता था, साइड में प्लेग जम जाते थे, यहाँ पे कोरोनरी एंजाइना बस इतना फर्क है, कोरोनरी आर्टरी में जम जा रहा है जाके, राइट। फार्माकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, फार्माकोलॉजिकल में हमेशा दवाओं की बात होगी। दवाएं कैसी, वैसोडाइलेटर्स, भाई जाहिर सी बात, डायलेट कर दें,
भाई ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ज़्यादा जगह कम पड़ रही ब्लड को जाने की, तो जगह बढ़ा दो। ठीक, कार्डियक डिप्रेसेंट, जो हार्ट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है उसको रोको भाई। अदर ड्रग्स जो मेटाबॉलिज्म को ठीक करें, मेटाबॉलिज्म ठीक करें, मतलब जो डिपोजिशंस हो रहे हैं वो डिपोजिशंस ना हो पाएँ, या किसी तरह से वो क्लॉट क्या है, क्लॉट को डिज़ोल्व किया जाए। क्लॉट डिज़ोल्व करने के लिए जैसे जो इसको इस रीजन को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एक्चुअली जो प्लेग होता है उसको एथेरोमा बोलते हैं। ये जो आपकी आर्टरी है यहाँ पे जो डिपोजिशन हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, एथेरोमा, एथेरोमा है ना, इसी को आगे चल के एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, प्लेग। ठीक, तो वैसोडाइलेटर्स का काम कौन करते हैं, नाइट्रेट्स। कौन कर रहे हैं, हमारे नाइट्रेट्स कर रहे हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी कर रहे हैं। नाइट्रेट्स लॉन्ग ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट, शॉर्ट ड्यूरेशन, सबलिंगुअल, दोनों तरह के होते हैं। ये सब फार्माकोलॉजी में हम लोग, जैसे फार्माकोलॉजी स्टार्ट होगी ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, डिटेल में कि भाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर क्या होता है, और ये कैसे कैसे काम करता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये सारी डिटेल फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक, तो कार्डियक डिप्रेसेंट, बीटा ब्लॉकर्स जो अरेस्ट कर लेते हैं। फिर और क्या होता है भाई, दवाएं नाइट्रेट्स में कौन सी भाई, जो हमने अभी रीजंस देखे, नाइट्रेट्स में शॉर्ट एक्टिंग में GTN ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, लॉन्ग एक्टिंग की जो हम बात कर रहे थे आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट है ना, पेंटाइरेथिल टेट्रानाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर की बात करें, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल और सेलिप्रोलॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें, वेरापेमिल, डिल्टियाजम। इसी में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में डाइहाइड्रेट पिरिडीन डेरिवेटिव्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन और निमोडिपिन या नाइट्रेडिपिन। पोटेशियम चैनल निकोरेंडिल, पिनेसिडिल, क्रोमाकैलिन, मिनॉक्सिडिल। ओके, साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स में ट्राइमेटाजिडीन और रोनालेजीन है ना। तो ये सारी कुछ ड्रग्स हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए, जो इस्तेमाल होती है किसके, एंजाइना पेक्टोरिस की हेल्प में। एंजाइना का जो पेन होता है, जो चेस्ट पेन होता है, उससे रिलीफ करने का। देखो इस पूरे चैप्टर में 5 डिजीज़ हैं, 5 डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में बात करें, जिसमें से 2 डिसऑर्डर्स हमने आज पढ़ लिए, बाकी के डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो पढ़ते रहो, बहुत समय है, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ओके, बाय।